गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कार्बन में आबंध और सहसंयोजी आबंधों के बारे में कुछ चर्चा करी थी। हमने अणु बनाकर भी देखे थे, अणुओं के बारे में पढ़ा था कि जैसे हाइड्रोजन का अणु है उनमें किस प्रकार से सहसंयोजी आबंध बनते हैं, ऑक्सीजन का अणु है उसमें किस प्रकार से सहसंयोजी आबंध बनते हैं, नाइट्रोजन का जो अणु है उसमें किस प्रकार के सहसंयोजी आबंध बनते हैं। अब जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल और दिया गया है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र NH3। तो इसके बारे में पूछा गया कि इसके बीच में सहसंयोजी आबंध बन करके किस प्रकार से इसका अणु बनेगा। इसका अणु सूत्र उसने दे दिया, तो किस प्रकार से इसकी संरचना रहेगी तो वो बताएं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखें हम इसकी, तो देखो एक नाइट्रोजन की हमने बताया था भाई, नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है बाहरी कोश में, ठीक है। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से ग्रहण कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मान ले हम, एक्स्ट्रा है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। अगर हम इसमें नाइट्रोजन में कमी मान रहे तो हाइड्रोजन वाले को एक्स्ट्रा मान ले, तो अब इसके भी 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए, इसके भी 2 पूरे हो गए। अब यहाँ पर 5 इसमें पहले थे नाइट्रोजन के अंदर, ठीक है। नाइट्रोजन में 5 पहले से थे, 3 की इसमें कमी थी, तो ये 3 इसने यहां से ग्रहण कर लिए, ठीक है। तो 3 ये ग्रहण कर लिए। अब कहोगे जी आपने तो इसके 2, 4 और 6 ही हुए भाई, इसके अंदर कितने थे टोटल? इसके अंदर टोटल थे, पहले इसके अंदर 5 थे, 3 इसने और बाहर से लिए हैं, तो 5 1 2 3 4 और ये 5, ये मान लो टोटल हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब इसके ये 8 बन गए। तो इस प्रकार से इसका जो हम आबंध बना करके बताएं तो ये बन जाएगा हमारे पास इस प्रकार की संरचना बनेगी। तो ये आबंध ये हो गया हमारे पास अमोनिया का सूत्र। अब आगे इसी प्रकार से कहा है कि मीथेन भी कार्बन का यौगिक, कार्बन ईंधन के रूप में मीथेन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। मीथेन गैस यह बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। बायोगैस में भी मीथेन गैस होती है, और जो CNG होती है जिसको हम संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं, नेचुरल गैस, उसमें भी ये मीथेन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। मीथेन का सूत्र है CH4, ठीक है। तो अब इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और कार्बन की संयोजकता कितनी है जी? 4 है। तो देखिए हाइड्रोजन की 1 है, 1 का और 4 कार्बन की है। तो ये मानना जाए जब कार्बन में 4 खाली थे, ठीक है, 4 ही भरे हुए हैं। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। दूसरे तरीके से बनाए तो ये मैथेन की संरचना सहसंयोजी आबंध आ गई। इसमें 4 कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में 4 सहसंयोजी आबंध है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन के साथ एक सहसंयोजी आबंध बना हुआ है। अब कहता है आगे कि इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यानी 2 परमाणुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनते हैं उसको बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सहसंयोजी आबंध है, इस वाले हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में भी सहसंयोजी आबंध है, इस वाले हाइड्रोजन कार्बन के बीच में भी सहसंयोजी आबंध, ठीक है। तो अब आगे हमारे पास टॉपिक है कार्बन के अपर रूप। ये कार्बन देखो
अनेकों रूपों में पाया जाता है कार्बन। चलो इससे पहले एक टॉपिक और रह गया, वो पढ़ लेते हैं हम। एक पैरा रह गया, कहता है सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं के भीतर तो प्रबल आबंध होता है, यानी जिनमें सहसंयोजी आबंध है उनके भीतर आपस में क्या होता है, एक दूसरे से वे काफी मजबूती से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनका अंतरा अणुक बल, यानी आपस में जो इनमें अणुओं का बल होता है वो बल फलस्वरूप कमजोर होता है, और इस कमजोर बल के कारण इनका क्वथनांक और गलनांक कम होता है, यानी ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर गल भी जाते हैं और उबलने भी लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की इनको जरूरत नहीं, क्योंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, अतः आवेशित कण बनते हैं। परमाणुओं के बीच में देखो, दो परमाणुओं के बीच में आपस में किसकी साझेदारी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने से इन्हीं में क्या बनेगा, आवेशित कण बनेंगे, ये इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज जरूर मिलेगा। ऐसे सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ये जो इस प्रकार के सहसंयोजी यौगिक बनते हैं जिनमें आपस में सहसंयोजी आबंध होता है, ये सामान्य तौर पर विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें से करंट पास नहीं होता है। कोई ऐसा हो सकता है, बहुत ही कम चांस ऐसे है जिसमें से विद्युत के सुचालक होंगे, जो यानी जिसमें से बिजली पास हो जाएगी। आगे कार्बन के अपर रूप, तो कार्बन प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है। हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हुए हैं। हीरा तो आप लोग जानते हो, हीरा भाई एक रत्न है, ठीक है, और जो कोयले की खानों से निकलता है अक्सर हीरा। और इसी प्रकार से जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है, वो भी कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट आप लोगों ने देखा हुआ है, पेंसिल का जो सिक्का होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक कण कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। हीरे के अंदर एक कार्बन का कण 4 कार्बन के कणों के साथ और जुड़ा हुआ है, 4 परमाणुओं के साथ। यानी यहां पर मान लो एक कार्बन है, तो ये 4 कार्बनों के साथ और जुड़ा हुआ है। ऐसे ये वाला भी आगे चारों के साथ जुड़ा हुआ है, एक इधर हो गया, ये वाला भी 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं आपस में। हीरे के अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी लंबी श्रृंखला बनी हुई है कार्बन की, ठीक है। इसलिए हीरा जो है ना, इस धरती पर पाए जाने वाला अब तक का सबसे कठोर पदार्थ, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। ग्रेफाइट में ऐसे ही एक कार्बन 3 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें हीरे में कितने कार्बन के साथ, 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में होता है, जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। इसमें से एक आबंध द्विआयामी होता है, द्विआयामी मतलब 2 डायमेंशनल, और त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशनल, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इन 2 विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरा एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत मिलते हैं, जबकि इनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। देखो, भौतिक गुणधर्म तो इनके अलग अलग है, दोनों कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन रासायनिक गुण एक जैसे हैं। भौतिक गुणधर्म का मतलब देखो, हीरा कठोर है, लेकिन ग्रेफाइट इतना ज्यादा कठोर नहीं है। पेंसिल का सिक्का आसानी से टूट जाता है, ठीक है, भंगुर हो जाता है अगर उस पर हम किसी चीज की चोट मारते हैं तो। जबकि ग्रेफाइट चिकना होता है तथा फिसलन वाला होता है। पिछले अध्याय में आपने जिन वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अधातुओं के बारे में, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो बिजली को पास करती है, बिजली का करंट पास कर देती है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर उपचारित
करके हीरे की को संश्लेषित किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा शुद्ध कार्बन जो है उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। यानी ये हीरे बनाए जा सकते हैं कार्बन से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर इसको गर्म करके, परंतु ये आकार में छोटे बनेंगे और साथ में जो ओरिजिनल हीरा होता है उनसे बहुत ज़्यादा मेल खाते हुए मिलेंगे। फ्लोरीन कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। फ्लोरीन भी एक कार्बन का ही बना हुआ पदार्थ है, कार्बन ही इसका मुख्य घटक है। सबसे पहले C60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया था, किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फ्लोरीन नाम का दिया गया है। तो ये टॉपिक था कार्बन के अपरूप का, कि कार्बन के अपरूप एक तो कार्बन से ग्रेफाइट के रूप में, एक कार्बन हीरे के रूप में है। ठीक है, आगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कार्बन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्यों जुड़ता है, कारण क्या है इसके पीछे। ठीक है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध का निर्माण देखा। हमने सरल कार्बन यौगिक मीथेन की संरचना भी देखी। अध्याय के आरंभ में हमने देखा कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। वस्तुतः हम स्वयं भी कार्बन के यौगिकों से बने हुए हैं। देखो, तकरीबन सभी चीज़ों में कार्बन मिला है। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई है, जो लगभग 3 मिलियन आंकी गई है। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या सबसे अधिक है। यानी जो रसायन शास्त्रियों ने चीज़ों का एक समूह बनाया ये चेक करने के लिए किस किस चीज़ में कार्बन मौजूद है, तो उनकी संख्या 3 मिलियन से भी ज़्यादा हो गई है। और इस दुनिया में जो और बाकी चीज़ों से मिलकर जो चीज़ें बनी हुई हैं, उन सब की सारी चीज़ों को मिला करके जो भी वस्तुएं हम देखते हैं, उन सभी वस्तुओं को देख करके आपस में मिला ले, तब भी वो केवल कार्बन की वस्तुओं से कहीं कम रहेंगी। कार्बन की वस्तुएं ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। ऐसा क्यों है? यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और तत्व में क्यों नहीं मिलता, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन की में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में 2 कारक देखे गए हैं। पहला कारक है कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। जैसे यहाँ पे कार्बन ने कार्बन के साथ ही आबंध बना लिया है। एक तो ये गुण है कार्बन का, कार्बन के साथ ही जुड़ने का वाला गुण की वजह से कार्बन बहुत ज्यादा संख्या में इससे बनी वस्तुएं जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। यानी आपस में कार्बन के जब आपस में एक परमाणु जुड़ रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला एवं वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु 1, 2 या 3 आबंध में जुड़े हो सकते हैं। यानी ऐसा कोई जरूरी है कि कार्बन के साथ केवल एक ही आबंध के साथ जुड़ेगा। ये अलग अलग भी जुड़ सकता है। यानी अलग अलग मतलब एक से ज्यादा, यानी कि कार्बन के साथ यूं भी जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड में भी, द्वि आबंध में भी जुड़ सकता है। कार्बन के साथ त्रिआबंध में भी जुड़ सकता है। केवल एक ही आबंध की बात नहीं है। और चीजें जो हैं वो तकरीबन 1 में जुड़ेंगी या 2 में जुड़ेंगी या 3 में जुड़ेंगी, वो किसी एक में जुड़ती है। कार्बन जो ऐसा है वो 1 में भी जुड़ सकता है, वो 2 में भी जुड़ सकता है, वो 3 से भी जुड़ सकता है। ठीक है,
कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक, जो केवल एक आबंध से जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्विआबंध या त्रिआबंध में से जुड़ने वाले यौगिक जो होते हैं उनको बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एक ही एकल आबंध होता है, तो ऐसे जो यौगिक है उनको बोला जाता है संतृप्त यौगिक। ठीक है। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में आपस में दो यानी डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल यानी त्रिआबंध आ जाए तो उसको कहेंगे असंतृप्त यौगिक। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। यानी कार्बन के अंदर ऐसी खासियत है कि कार्बन के आपस में जो परमाणु बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ सकते हैं, किसी और के पास ये इस प्रकार की जो गुण है वो नहीं है, या यूं कह लें इस प्रकार की ताकत नहीं है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक ही श्रृंखला हो सकती है। देखो कार्बन के अतिरिक्त सिलिकॉन में भी ऐसा ही है कि उसके बीच 4 परमाणु खाली 4 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, आखिरी कोष में 4 खाली रहते हैं। लेकिन उसके अंदर ये खासियत नहीं है जैसे इस कार्बन के अंदर है कि कार्बन जो है एक साथ बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन में एक साथ केवल 7 या 8 ही परमाणु श्रृंखला बना सकते, इससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे। लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, जो कार्बन कार्बन के बीच में आबंध होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अतः यह स्थायी होता है। जो सिलिकॉन वाला वो स्थायी नहीं होता। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। तो कार्बन यौगिकों के साथ जो कार्बन परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। दूसरा कारण, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, दूसरा कारण है कार्बन की संयोजकता 4 होना, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं या कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। या तो एक कार्बन के साथ ही आबंध बना लेता है या दूसरे तत्वों के साथ भी जो इसकी संयोजकता को पूरा करता होगा उसके साथ ये आबंध बना लेंगी। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। यानी कार्बन इनमें से तकरीबन सब के साथ बना लेता है, जिनके ये नाम दे रखे हैं उनके अलावा भी और भी चीजों के साथ ये यौगिक का निर्माण कर लेता है। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। कार्बन के कारण इलेक्ट्रॉन में सहभागी युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रखता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यधिक दुर्बल होते हैं। तो बड़े परमाणुओं वाले जो तत्वों से जो बने आबंध है वे तुलना में दुर्बल होते हैं। जितने ज़्यादा बड़ा परमाणु होगा उससे बना हुआ आबंध कमजोर होगा, जितना छोटा परमाणु होगा उससे बना हुआ आबंध ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है। अब आगे है कार्बनिक यौगिक, तो इसको पढ़ लेते हैं। कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षणों, कौन कौन से लक्षण कार्बन के? एक तो उसकी चतुर्थ संयोजकता और दूसरा उसमें श्रृंखलन, आपस में कार्बन कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं यानी श्रृंखला बना लेते हैं, से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु या परमाणुओं के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था तथा यह समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात यह माना गया कि
उनके संश्लेषण के लिए एक जीवन शक्ति आवश्यक थी। दोबारा से पढ़ते हैं लाइन। यह समझा, मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था तथा यह समझा गया था कि कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से ही निर्मित हो सकते हैं। यानी ये माना गया पहले कि कार्बन यौगिक केवल सजीवों में ही बनते, और यानी इसका अर्थ ये हुआ कि इनके लिए किसी जीवन का होना जरूरी है, जीवन किसी जीव के ही शरीर में ये इस प्रकार के पदार्थ बन सकते हैं। 1828 में फ्रेडरिक वोहलर ने एमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित कर दिया। जो फ्रेडरिक वोहलर था उसने एमोनियम साइनेट से यूरिया का निर्माण किया, जिससे ये बात साबित हो गई कि कार्बनिक यौगिक बनाने में कोई जीवन की जरूरत नहीं है, मतलब किसी सजीव के अंदर ही केवल कार्बन यौगिक नहीं बन सकता, इसको प्रयोगशाला में भी यानी फैक्ट्रियों में भी तैयार किया जा सकता है। लेकिन कार्बन, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। कार्बन को, कार्बोनेट को और बाइकार्बोनेट लवणों को छोड़ करके सभी कार्बनिक यौगिक जितने भी हैं उनको कार्बनिक रसायन के अंतर्गत उनको पढ़ा जाता है आज भी। तो ये आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, बाकी हम कल पढ़ेंगे।